रात के ठीक 9:14 हो चुके थे। तारीख 17 नवंबर 2025। पटना एयरपोर्ट के गवर्नमेंट हैंगर पर सन्नाटा पसरा था। अचानक गाड़ियों का काफिला पहुंचा। जेडीयू के दो बड़े नेता गाड़ियों से उतरे। दोनों नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट हैंड समझे जाते हैं। वे नीतीश का मैसेज लेकर दिल्ली जा रहे थे, जो तय करने वाला था कि नीतीश बाबू का अगला कदम क्या होगा। क्या हुआ नीतीश के उस संदेश का, आज इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। पटना एयरपोर्ट पर जिन दो नेताओं की 17 नवंबर की देर रात एंट्री हुई, वो कोई और नहीं, मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा थे। दोनों को नीतीश कुमार ने एक खास संदेश देकर दिल्ली भेजा था। इनके लिए चार्टर्ड प्लेन भी बीजेपी ने ही दिल्ली से पटना भेजा। दोनों नेताओं के दिल्ली जाने का कनेक्शन न सिर्फ नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने से जुड़ा है, बल्कि विधानसभा भंग न करने से भी है, क्योंकि 17 तारीख को ही नीतीश कैबिनेट की 11 बजे बैठक हुई थी। सब कह रहे थे कि बैठक के बाद विधानसभा भंग होगी और नीतीश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस्तीफा देंगे और फिर वे केयर टेकर सीएम हो जाएंगे। पर नीतीश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हर रोज नीतीश के साथ घंटों बिताने वाले बिहार के एक ताकतवर मंत्री ने पूरी कहानी बताई। कहानी ये कि नीतीश जैसे ही कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे, सबको लगा अब तो धन्यवाद ज्ञापन टाइप कुछ मामला होगा और नीतीश इस्तीफा दे देंगे। लेकिन नीतीश बोले, अभी तो समय है ना, 19 को इस्तीफा दे देंगे, आज ही कोई जरूरी थोड़े ही है। नीतीश दिलचस्प राजनेता है। वो कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले तो जरूर, पर तब तक नीतीश एक और प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। ये और बात कि पटना के गांधी मैदान में नए सरकार के शपथ ग्रहण के लिए बांस बल्ली गाड़े जा रहे हैं। तैयारी बिल्कुल आखिरी दौर में है। मामला कुछ यूं था कि बराबर की सीटों पर लड़ने के बावजूद नीतीश की जनता दल यूनाइटेड को इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 4 सीटें कम मिली है। पर नीतीश तो नीतीश, वे चाहते हैं कि जेडीयू का ही कोई नेता बिहार विधानसभा का स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष बने। अभी ये कुर्सी बीजेपी के पास है। पिछली विधानसभा में 3 बार स्पीकर बदले गए। वजह वही, नीतीश जी का आना और फिर चले जाना। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो विजय कुमार सिन्हा स्पीकर थे। बाद में जब आरजेडी के साथ नीतीश चले गए तो इस कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी आसीन हुए। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जब नीतीश जी ने फिर एक बार पलटी मारी और बीजेपी की तरफ हो गए तो नंद किशोर यादव को बीजेपी ने ये कुर्सी दे दी। अभी बीजेपी के ही पास ये पद है। नीतीश ने केवल पिछली विधानसभा में ही स्पीकर का पद जेडीयू के पास नहीं रखा, वरना तो 2005 से 2015 तक उन्होंने उदय नारायण चौधरी को और फिर बाद में 2015 से 2020 के बीच अपनी पार्टी के विजय कुमार चौधरी को स्पीकर की कुर्सी पर जमाए रखा। लेकिन जब 2020 में 43 पर तीर छाप सिमट गई तो नीतीश को स्पीकर का मोह छोड़ना पड़ा। इस बार 85 आते ही उन्होंने इस पर दावा ठोक दिया है। लेकिन बीजेपी के पास 89 हैं, सो वो भी पीछे कैसे हटे। सवाल आप पूछेंगे कि स्पीकर के पद पर इतनी दावेदारी क्यों है भाई? दरअसल विधायकों की अदला बदली या फिर गठबंधन के सहयोगी बदलने में स्पीकर का रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास क्या रहा है सब जानते हैं। मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बस सहयोगी दल बदलते रहते हैं। तो नीतीश चाहते ये हैं कि उनका आदमी ही स्पीकर बने। गौर करिएगा, उनका आदमी, जबकि बीजेपी ऐसा कतई नहीं चाहती। नीतीश के करीबी बताते हैं कि जेडीयू की तरफ से स्पीकर कौन होगा ये नाम भी नीतीश जी मन में ही तय कर चुके हैं। ओबीसी कैटेगरी के एक नेता हैं, नीतीश जी के काफी भरोसेमंद रहे हैं। उधर बीजेपी इस पद को देने के मूड में नहीं है। अव्वल तो वो विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में उसका सीएम भी ना बने, गृह जैसे अहम विभाग में नीतीश अपने पास रख लें और फिर स्पीकर की कुर्सी भी वो लेते जाएं, तो उसके पास बचेगा क्या? पटना से दिल्ली आए ललन सिंह और संजय झा से गृह मंत्री अमित शाह की इस मसले पर मुलाकात हुई तो 3 घंटे तक बात भी हुई, मतलब 3 घंटे की बैठक चली, जिसके बाद स्पीकर पर मामला थोड़ा सुलझा भी और अभी तक अनसुलझा भी है, क्योंकि अब 19 नवंबर को अमित शाह पटना जा रहे हैं। कहाँ? नीतीश कुमार के घर पर बैठक होगी। मतलब कहा जा रहा है कि बिहार के असली बॉस तो नीतीश ही हैं, जिन्होंने अमित शाह को पटना अपने घर बुला लिया है। बीजेपी का दावा है कि स्पीकर पर मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है पेंच अभी फंसा हुआ है।
अब 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक तय हुई है, जिसमें गठबंधन औपचारिक तौर पर अपना नेता चुनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी विधायक दल की बैठक का ऑब्जर्वर बनाया गया है। मौर्य बिहार में बीजेपी की तरफ से चुनाव के लिए सह प्रभारी भी थे। बीजेपी की तरफ से केशव को इतना मान सम्मान देने पर यूपी में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या ये सरकार बनाने से पहले के फार्मूले का द एंड है, या फिर नीतीश जी कहानी में कोई और ट्विस्ट लाएंगे? बताइएगा जरूर। अब बात दिल्ली में देर रात हुई एक शानदार पार्टी की। इसमें बुलाया तो अखिलेश यादव को भी गया था, लेकिन वे नहीं आए, उन्हें आना भी नहीं था। दावत में देश भर के बड़े नेता पहुंचे थे। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इकरा हसन, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव। ये तेज प्रताप तेजस्वी के जीजा जी हैं, उनके भाई नहीं। इनके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, मोहिबुल्लाह नदवी और ओसामा साहब भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यहीं की एक फोटो डिजिटल मीडिया पर धूम मचाए हुए है, जिसमें एक तरफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी हैं। अफजाल के छोटे भाई मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का दिल्ली में रिसेप्शन हुआ। निकाह तो 15 तारीख को ही हो गया था। अब अफजाल ओवैसी की फोटो को लेकर लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है? 10 दिन पहले ही तो अफजाल अंसारी ने बिहार के चुनाव में ओवैसी को क्या क्या नहीं सुनाया था। मैं भी हूँ, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके, रमजान के महीने में शहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में विधायक। तो हम कहें कि अब हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमें वोट दे? कहा भैया, क्या होगा तुम? क्यों दे तुमको? तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं। अफजाल और ओवैसी की इस फोटो ने अखिलेश यादव की टेंशन को तो जरूर बढ़ा दिया होगा, क्योंकि ओवैसी का नाम सुनते ही अखिलेश भड़क जाते हैं। अखिलेश के करीबी एक नेता ने यह भी बताया कि ओवैसी की पार्टी में आने की खबर मिलते ही अखिलेश ने वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अखिलेश किसी भी सूरत में ओवैसी के साथ वाली फोटो फ्रेम में नहीं दिखना चाहते। ओवैसी की नजरें अब तेलंगाना, बिहार के बाद यूपी पर है। ओवैसी आज से नहीं, उत्तर प्रदेश और वहां के ताकतवर मुस्लिम नेताओं पर डोरे पहले से डालते रहे हैं। आजम खान से कभी करीबी बढ़ाने की चाहत, तो फिर मुख्तार अंसारी की मौत पर गाजीपुर जाकर उनके परिवार को सांत्वना देने तक ओवैसी ये सब करते रहे। अब दिल्ली में रिसेप्शन में शामिल होकर अफजाल अंसारी के बगलगीर होकर ओवैसी के निशाने पर कौन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।